साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मेरा इस बार बीपीएससी टीआरई जो 3.0 एग्जाम होता है, इसमें मेरा 6 to 8 वर्ग में मेरा शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ है। तो आज थोड़ा सा मैं अपने जो भी मेरा पिछला जो जीवन का अनुभव रहा है, जो तैयारी का अनुभव रहा है कि मैं कैसे एक गांव में रहकर जो है बिना किसी विशेष गाइडेंस के किसी बड़ी कोचिंग के मैंने सीटेट किया, और मैंने 2023 में बीएड कंप्लीट किया। उसके बाद एक ही साल मैंने टीचर के रूप में मेरा चयन हुआ। तो इन सभी जो मेरा अनुभव है, जो मेरी गलतियाँ रही जीवन का, हालाँकि मेरा इस वीडियो को बनाने को उद्देश्य कोई आपको मोटिवेट करना नहीं है। बस मेरे जो जीवन का अनुभव है, तो मैं सोचा कि आप भी अब हमारे एक तरह के साथी है, हमारे एक तरह के इस यूट्यूब चैनल परिवार के सदस्य हैं, तो मुझे लगा कि आपसे थोड़ा-सा शेयर करना ज़रूरी है। थोड़ा-सा एक संवाद स्थापित होता है, तो थोड़ा-सा आगे चलकर जो है हमारे बारे में या आपके बारे में चीज़ों को समझने और समझाने में आसानी हो जाती है। तो इसी थोड़ा-सा इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य था। तो साथ ही वीडियो की शुरुआत करेंगे अपने रूम से ही। ये मेरा एक रूम है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं, फिर भी जो भी है अपना रूम है। तो मैं इसी रूम में रहकर पढ़ता था। आप देख सकते हैं मेरा टेबल, और ये मेरे बगल बेड था, और मैं इसी रूम में रहकर पढ़ता था। ये मेरा घर है अभी, जो थोड़ा ठीक-ठाक बन गया है, पहले इतना भी ठीक-ठाक घर नहीं था। और ये देख सकते हैं अपना गाँव है, जो आज भी लगता है बहुत पिछड़ा है। देख सकते हैं आज भी हमारे गाँव में खपड़ेल वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो वैसे जो भी है अपना प्यारा गाँव है। तो ये हमारा गाँव है, देख सकते हैं। और मैं कोविड से मैं बीच में 1-2 साल शहर में रहा हूँ, जिस समय बताया पॉलिटेक्निक करते समय, और उसके बाद फिर मैं गाँव में यहाँ पे आकर रह रहा हूँ। ये अगल-बगल पूरा खेत खलियान, ये हमारा पूरा छत है। और ये हमारे गाँव के बिल्कुल एक बगल में जो है, बगल का सीन है, हमारे अगल-बगल जो हमारे पड़ोसी हैं ये। और मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पे जहाँ मैं रहकर दिन भर पढ़ाई करता था, जो बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत जगह थी, बिल्कुल साफ-सुथरा जगह थी। ये उसका रास्ता है, ये हमारे गाँव के ही अभी ये अभी देख सकते हैं अगल-बगल चीज़। हमारा गाँव अब भी आप जो पुराने मूवी देखते होंगे नदिया के पार, उसी तरीके से लगता है। जो हालाँकि ये काफ़ी दुर्भाग्य भी है कि हमारा गाँव अभी पिछड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो रास्ते भी हमारे गाँव में नहीं है, आप देख सकते हैं अगल-बगल, क्योंकि तो ये हमारा गाँव का पूरा सीन है, आप देखते रहिए। और इस तरीके से मैं यही एक रास्ता है जो यहाँ से 100 मीटर दूर आप थोड़ा-सा देख पा रहे हैं, छोटे जो वहाँ पे लाल-लाल कलर एक मंदिर दिख रही है। तो ये छोटी सी पगडंडी होती थी, मेड़ जिसे बोला जाता था हमारे गाँव में। और इसी से मैं जो है जाके एक यहीं आप मंदिर देख पा रहे होंगे। ये आस-पास के इधर बिल्कुल इस समय धान की कटाई होगी, तो बिल्कुल एक खाली मैदान दिख रहा है। यहाँ पूरा अगल-बगल पूरा खेत खलिहान होता है। तो इस तरीके से हम इसी मेड़ से रोज़ जाया करते थे। और जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही वो जगह थी जहाँ पे मैं आके सुबह से अपना आता था। और सुबह आता था 8 या 9 के बीच में आ जाता था। और यही एक जगह थी जहाँ पे मैं दिन भर बैठ के पढ़ता था, और बीच-बीच में कभी भूख लगती तो घर पे चला जाता था। तो ये देख सकते हैं ये जगह कितनी खूबसूरत है। इसके बिल्कुल अगल-बगल बिल्कुल एकदम नेचर से घिरा हुआ है। और यहाँ पे बिल्कुल अजीब-सी सुकून रहती थी, शांति रहती थी। यहाँ कोई इस मंदिर बहुत आता-जाता नहीं था, सिवाय मंगलवार और शनिवार को। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस भी नहीं होती थी। तो और ये पूरी तरीके से इसके आस-पास देख सकते हैं जो गाँव है, बहुत काफ़ी दूर है, जिसके कारण यहाँ किसी बहुत कम ही लोग आते थे। और आस-पास भी काफ़ी अजीब सा एक सुकून होता था। और ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैं गर्मी या फिर ठंडी होती थी, मैं यहीं पे कभी-कभी थक कर यहीं पे सो भी जाता था। शुरुआत में डर लगता था कोई जानवर ना आके जैसे साँप वगैरह होते हैं हर जगह, तो यहाँ भी है। तो लेकिन धीरे-धीरे डर भी खत्म होता, जब मैं यहीं पे आके सो भी जाया करता था। और साथ ही बच्चे जहाँ पे मैं जो है पिछले 2019 से फ्री कोचिंग कराता हूँ, दे सकते हैं ये बच्चे हैं। और मैं यहीं पे अपना फ्री कोचिंग देता हूँ रोज़ शाम 3:30 से 6, साढ़े 4 के बीच में एक बैच चलती है, फिर 4:30 से 6 के बीच में एक दूसरी बैच क्लास 9-10 वालों की जाती है। यहीं पे है वो जगह, और यही वो जगह था। और ये एक मंदिर थी, यहाँ पे मैं कभी बरसात होता था या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती तो मैं इसके अंदर जाके पढ़ लेता था। ये देख सकते हैं जो मंदिर है, काफ़ी पुरानी मंदिर है और काफ़ी सुंदर भी है। ये वो मंदिर रहा करती थी। और देख सकते हैं इस मंदिर का अगर मैं अंदर आपको लेकर चलूँगा, तो ये जगह थी जहाँ मैं पढ़ता था। ये भी चारों तरफ यहाँ भी नेचर से घिरा हुआ है, ये जगह थी। और आप देख सकते हैं थोड़ा-सा, तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, मतलब काफ़ी सुकून से भरा। हर गाँव में 1-2 जगह तो ऐसे हो ही जाता है जहाँ पे इस तरीके से शांति होती है। और यहाँ पे आप भी यदि इस तरीके की जगह को अपने लक्ष्य का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं। वहाँ भी आप बिल्कुल शांति से पढ़ सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि आपके गांव में कोई डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर कोई आपका एक स्पेशल कोई रूम वगैरह हो, तो इस तरीके से भी इस जगह भी पढ़ा जा सकता है। बस मेरे वीडियो बनाने का बस एक यही उद्देश्य था। ये आप देख सकते हैं, ये एक जगह थी। तो थोड़ा-सा इस वीडियो को शुरू करें, मैं आगे चीज़ों को दिखाऊँ कि मैंने कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें की। थोड़ा-सा मैं अपना जो मेरा बैकग्राउंड है एजुकेशनल में, इसका थोड़ा-सा आपके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो साथियों, मैंने 2023 में मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ। मैं हिंदी मीडियम का और बहुत एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ना बहुत ज़्यादा तेज़, ना बहुत ज़्यादा गधा, मतलब एक एवरेज मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरा हाई स्कूल में मेरा गाँव से ही जो है मेरा क्या कहते हैं कि मेरी स्कूलिंग हुई हाई स्कूल की 2013 में। उसके बाद फिर मैंने 2015 में जो है मैंने अपना इंटर पास किया। 2015 में एक श्रीमती डी सिंह इंटर कॉलेज करके, वहाँ से मैंने अपना इंटर पास किया। उसके बाद 2015 के बाद आपको पता ही है कि एक गांव के स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अपना जो है करियर सिलेक्शन करना, कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। हालांकि मेरा कोई सपना नहीं था, क्योंकि परिवार में वैसे कोई इतना ज़्यादा शिक्षित थे नहीं कि जो मुझे गाइडेंस कर सके। थोड़े 1-2 लोग थे, तो थोड़ा बहुत उनका जो अनुभव था उन्होंने अपने हिसाब से मुझे बताया। तो हमारे समय में थोड़ा-सा एक क्रेज़ था कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईआईटी का एक क्रेज़ था। लेकिन मैं हिंदी मीडियम था, साथ में कोचिंग उस समय ऑनलाइन वगैरह थी नहीं, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। तो और कोटा वगैरह इतनी ज़्यादा फीस थी कि थोड़ा-सा घर वाले इसको जो है प्रेफ़र नहीं कर पाए। तो इसलिए मैंने जो है सोचा चलो ठीक है, आईआईटी नहीं हो पाएगा, तो इससे अच्छा कोई छोटा-मोटा इंजीनियरिंग कोर्स कर ले। तो उस समय 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, पॉलिटेक्निक और उसके बाद आईईआरटी। तो मैंने सोचा चलिए पॉलिटेक्निक तो हो ही जाएगा, अंतिम में आईआईटी के लिए ट्राई करते हैं। तो मैंने 2015 से लेकर 2016 के बीच मैंने जो है आईआईटी की तैयारी की। और हालाँकि मेरा जो है उसमें मैंने एग्ज़ाम भी पास किया, और मेरा जो है वहाँ पे डीज़ल मैकेनिक के ट्रेड के रूप में मेरा जो है वहाँ पे जो है क्या कहते हैं मेरा एडमिशन मिला। लेकिन मैंने जो है उसी समय जो है कुछ लोग बताया कि डीज़ल मैकेनिक जो ट्रेड होता है इसका आगे कोई स्कोप नहीं होता है, तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया। उसी समय सौभाग्य से मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसका भी एग्जाम निकल गया था। तो मैंने जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चिलबिला, जो प्रतापगढ़ है यूपी में ही एक जगह पर, वहाँ से मैंने जो है मैकेनिकल में ऑटो मोबाइल ट्रेड से मैंने जो है 3 साल जो है वहाँ से डिप्लोमा किया। तो उसी समय एक मेरे साथ होता है ना कि आपका जब एक मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मेरा कोई सपना नहीं था कि क्या आगे करना है। बस पॉलिटेक्निक करते समय टीचर लोग बताते हाँ भाई इंजीनियर बनना है, जेई बनना है, इंजीनियर बनना है, जेई बनना है। तो मेरे दिमाग में चला चलो ठीक है जेई बन ही जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने जो है हाँ, लेकिन एक ये होता है ना, अगर किसी चीज़ के लिए यदि आपके अंदर से आवाज़ नहीं आए कि आपको ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, या आप इस काम को आप बेहतर कर सकते हैं, तो उस चीज़ में मज़ा नहीं आता। फिर वही वाली बात थी कि मैंने भी फिर पॉलिटेक्निक बस ऐसे ही किसी तरीके से खींच कर अपना जो सेमेस्टर अपना पास करता जाता था। और मेरे पास पॉलिटेक्निक की डिग्री भी आ गई। लेकिन उसी समय 2017 में एक मेरे साथ बहुत ही एक अच्छा अनुभव मेरे साथ बीता। हालाँकि उस समय अनुभव लगता था कि ये शायद मेरी ज़िंदगी सबसे गलत फैसला था, लेकिन फिर भी ठीक था। कि उसी समय एक मेरा एक दोस्त था जो मेरा रूम पार्टनर भी थे, ऋषभ। तो हम दोनों ने जो है ऐसे ही एक कुछ बच्चों को देखा, एक बार हॉस्टल में रह रहे थे, जा रहे थे, तो कुछ बच्चे थे जो उस समय रोड किनारे भीख वगैरह माँगते थे, कबाड़ वगैरह बीनते थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, जिसका आप फ़ोटो भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो थे, तो मुलाकात हुई उन लोगों से। वो बोले कि हम लोग बोले कि आप पढ़ना चाहते हो? तो बोले हाँ यार पढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर वो जो मुश्किल से उनकी एज 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे करके बच्चों की, और बिल्कुल गरीब से सड़क किनारे रहते थे। वो बिहार के ही थे, और जो प्रवासी होते हैं जगह-जगह जाके अपना मज़दूरी वगैरह करना। तो इसी तरीके से उनकी जो है पारिवारिक कंडीशन थी। तो उन बच्चों से हम लोगों ने बात किया कि अगर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि उस समय एक मन में था कि यार कुछ समाज के लिए किया जाए। तो कुछ लोगों को देखे भी थे, तो लगा कि यार कुछ किया जाए। तो उन बच्चों से मुलाकात हुई, उनको जो है वहीं पे बिल्कुल उसी दिन जिस दिन मुलाकात हुई, और सड़क किनारे ही फिर फुटपाथ बिल्कुल था, उसी पे पढ़ाना शुरू कर दिए बिना किसी प्लानिंग के। और ना कोई पैसा, ना कोई प्लानिंग, बस स्टार्ट कर दी, चलो ठीक है पढ़ाना है। तो हमको पता भी नहीं था कि ये जो हमने शुरुआत की है हमारी ज़िंदगी, हमारी ये चीज़, ये घटना जो है हमारे कितना हमारे लिए अहम साबित होगी। तो फिर जो है मैंने वहाँ से हम लोगों ने 2017 से पढ़ाना स्टार्ट किया। और फिर 2017 से जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, हालाँकि मैंने जो है 2016 में पॉलिटेक्निक में 1 साल तैयारी करने के बाद, 15 के बाद 2016 में मैंने एडमिशन लिया था। तो 2017 से मैंने ये स्टार्ट किया। और हाँ, 17 से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद जो है
18-19 तक तो हमें ये थोड़ा-सा अनुभव हो गया कि यार ये जो टीचिंग का काम है ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, यही एक काम है जो मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि फ्री कोचिंग देना बच्चों को और भी हम लोग कंटिन्यू करते थे, 2-2 3-3 जगह पढ़ाते थे और पूरी ईमानदारी के साथ, तो दिल में एक फीलिंग आया कि यार भाई यही एक काम है जो तुम बेहतर कर सकते हो, इसी काम में लगे रहो और इसी में अपना एक कोई अपना करियर चूज़ करो। तो उसी समय मुझे पढ़ाने का शौक हुआ और फिर लगा कि यार अब तो टीचर ही बना जाएगा, थोड़ी-सी देर होगी, थोड़ा-सा तकलीफ होगी, जो भी होगा देख लिया जाएगा। घर वालों को भी थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे। तो उसी समय से हम लोगों ने फिर अपना एक एनजीओ बनाया जिसका नाम है टीम सुनोज की आवाज़। आप फेसबुक पे जाके भी उसको सर्च कर सकते हैं। अब तो हमारी टीम थोड़ी-सी ठीक-ठाक बड़ी भी हो गई है। तो उस समय बस यही है और बाकी कुछ साथी थे पॉलिटेक्निक के, काफ़ी हमारे साथी थे। अभिषेक, योगेंद्र, मंजीत और नवीन, शुभम, ऐसे करके बहुत साथी जो सभी लोगों ने मिलकर फ्री कोचिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जो एनजीओ इस तरह का था और आज हम लोग आज भी इस समय भी मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ, आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो उस समय हमने स्टार्ट किया था तो फिर जो है स्टार्ट किया उस समय लगा कि भाई टीचर ही बनना है। तो अब टीचर बनने के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है आप पॉलिटेक्निक करके तो टीचर बन नहीं सकते, तो इसके लिए कुछ आपको जो है जो एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए टीचिंग की वो लेनी चाहिए। तो उस समय मैंने फिर सोचा कि यार मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक बीए या बीएससी का। हालाँकि आप पॉलिटेक्निक के साथ आप बीएससी जो है रेगुलर डिग्री होती है। अब बीए जो होती है प्राइवेट डिग्री होती है, आप ले सकते हैं कहीं भी जो डिस्टेंस लर्निंग होती है। फिर उसी समय मैंने जो है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है वहाँ से हमने जो है प्राइवेट के लिए अप्लाई किया बीए के लिए और फिर मैंने बीए प्राइवेट एडमिशन 2018 में मैंने प्राइवेट बीए में एडमिशन लिया और फिर 2018 उधर मेरा पॉलिटेक्निक भी होता था साथ में, उधर मेरा बीए भी चल रहा था। तो मैंने 2018 से, क्योंकि वो पॉलिटेक्निक रेगुलर डिग्री थी और बीए मेरी प्राइवेट डिग्री थी, तो कोई उसमें लीगल अनलीगल की बात ही नहीं थी क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग आप कर सकते हैं 2-2 डिग्री साथ में। तो मैंने वहाँ 2018 से फिर मैंने बीए किया, उसके बाद जो है 2018 से 2021 में मेरी बीए की डिग्री कंप्लीट हुई। फिर मैंने बीएड मैं क्योंकि उधर मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरठ सीसीएस यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है वहीं पे। तो वहाँ ने मैं प्राइवेट कॉलेज मैंने एडमिशन लिया 2022 में और सॉरी हाँ 2018 से 21 में मैंने एडमिशन लिया था। मेरा जो है जो टीचर बनने का जो मेरा सफ़र रहा है, मैंने किस-किस चीज़ों का मैंने किन-किन माध्यमों का मैंने सहारा लिया। तो जैसा आप सभी को पता है कि जैसे ही जो है जब मैंने 2019 में मैंने अपना पॉलिटेक्निक पूरा किया तो उसके बाद तभी से मेरे अंदर एक मेरे मन में बन गया कि मुझे जो है टीचिंग एग्ज़ाम की ही तैयारी करना है। तो फिर मैंने जो है उसी टाइम मेरा सौभाग्य भी सही था कि 2019 से ही कोविड लगा, कोरोना लगा। उसी समय जो है ये हुआ कि अ एजुकेशन की दुनिया में शिक्षा की एक बहुत बड़ी क्रांति आई कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज़ बढ़ा, यानी ऑनलाइन कोचिंग का क्रेज़ बढ़ा। और फिर मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग कुछ महीने की थी, तो इसका भी मेरा अनुभव था तो कि ऑफ़लाइन कोचिंग से अच्छा मुझे ऑनलाइन कोचिंग पे मेरा अनुभव रहा, ठीक-ठाक रहा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जो मेरी शुरुआती थी कि बीएड जैसे मेरा फाइनल हुआ, उसी समय मैंने आरडब्ल्यू रोज़गार विद अंकित से मन्नू मैम से और एक और मैम थी जो सीडीपी पढ़ाती थी। वो ये दोनों मेरी बहुत ही फ़ेवरेट मैम थी और इन दोनों के क्योंकि बाकी मेरा मैथ, हिंदी वगैरह सब कुछ सही था क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक किया था, तो उसमें मेरा मैथ, साइंस ये सब कुछ चीज़ें मेरी बेसिक सही थी। थोड़ा जीके जीएस भी मैंने बीच में एसएससी बैंक, रेलवे की भी तैयारी की थी, तो मेरा ठीक-ठाक जीके जीएस का भी ठीक-ठाक अनुभव रहा था, एसएसटी का भी ठीक-ठाक अनुभव था। बस मेरे लिए सीडीपी एक थोड़ा नया सब्जेक्ट था, तो मैंने आरडब्ल्यूए का फ्री बैच था जो यूट्यूब पे अवेलेबल था, तो मैंने वहाँ से अपना जो है सीटेट जो है पहली बार मेरा अटेम्प्ट जो है मेरा हुआ और मेरा जैसा आप सभी को पता है कि 150 मेरा फर्स्ट पेपर में 125 नंबर मैंने लाया था। वैसे ही सेकंड पेपर थोड़ी-सी मेरी एसएसटी का मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि पहली बार में निकलेगा, इसलिए मेरा उसमें थोड़ा-सा नंबर कम आया था, 95 नंबर। फिर यार मेरा उसमें भी मेरा क्वालीफाई हो गया था। तो ये सीटेट करने के बाद फिर मैं जो है उसके बाद फिर मेरा प्लान बना कि चलो अब इसके बाद बीएड तैयारी किया जाए। तो फिर उसी समय मेरा पीआरटी का उसी समय मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा जो है बिहार में अच्छी वैकेंसी निकली पीआरटी में। मैंने 1.0 बिहार का जो टीआरई था उसमें मैंने उसमें शामिल हुआ और मेरा पीआरटी में हो भी गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि पीआरटी को जो है बीएड से बाहर कर दिया गया जिसके लिए मेरा भी वहाँ पे चयन होने से जो है मैं चयन नहीं हो पाया, तो वो एक सफ़र था। थोड़ा-सा मुझे एक डिमोटिवेशन वहाँ पे आया था कि जो है
मेरा पॉलिटेक्निक का डिग्री बर्बाद, उसके बाद बीएड की भी डिग्री बर्बाद। लेकिन फिर दिमाग में लगा कि चलो यार अब किया जाएगा तो इसी एरिया में नहीं होगा तो कम से कम प्राइवेट पढ़ाएंगे, लेकिन वही करेंगे जो दिल करेगा। इस काम में मेरी रुचि थी, इस काम में मेरा मन लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि हर इंसान के अंदर एक जरूर कोई एक टैलेंट होता है, स्किल होता है। तो अगर इंसान उसी स्किल पे अपना काम करे, मेरे अंदर बाद में पता चला कि मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ, मुझे पढ़ाने में मेरी रुचि है और मैं इस काम को बहुत बेहतर कर सकता हूँ, पूरे मन से कर सकता हूँ। क्योंकि मैं पिछले 5 से 6 साल जब इस काम के लिए मैं बिना पैसे के इस काम के लिए उतना मेहनत कर सकता था, तो मुझे लगा कि यदि इसके लिए कुछ मुझे अगर पैसा भी मिले तो फिर क्या ही बात है, तो फिर और मैं मन से ही कर ही सकता हूँ। तो यही बात थी। उसके बाद जब 2.0 के लिए मैंने तैयारी की, क्योंकि पीआरटी मेरा सफल हो गया था, 2.0 के लिए मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मैं ऑफिसर्स एकेडमी बैच मैंने परचेस किया था। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी हिंदी को लेकर वहाँ पे उतना अच्छा फैकल्टी नहीं अवेलेबल है। मैं आज वहाँ पे मुश्किल से 20 से 30 क्लास करवा दिए थे, जो पूरी पर्याप्त नहीं था, इनफ नहीं था। तो फिर वहाँ से इसी की वजह से मेरा जो है बीएड में कुछ जो सॉरी जो टीआरई 2.0 था उसमें मेरा 87 रैंक गया था, और माफ़ करिए 87 कट ऑफ गया था, और मेरा 85 नंबर था, जिसकी वजह से मैं 2 नंबर से वहाँ से भी मैं असफल हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि भाई कि किस तरीके से तैयारी करना है, और काफ़ी मैंने तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से मैंने एक गहरा उसका मैंने विश्लेषण खुद से ही करना शुरू किया। मैं जिस टॉपिक से आया था क्वेश्चन उसको मैं नोट डाउन किया, एक अलग लिस्ट बनाया, फिर उन टॉपिक को मैं तैयार खुद से ही करने लगा। और आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे कि मैंने किस किस तरीके से कि मैंने दो दो ग्रामर की बुक फिर मैंने प्रीफर अपने लिए किया, कि मैंने यूनिवर्सल पब्लिकेशन ग्रामर बुक लिया, उसके बाद नालंदा की मैंने लिया, और इस तरीके से जो है मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार किया। तो ये बात रही। उसके बाद फिर मैं 3.0 भी उसमें जब मेरा काफ़ी अनुभव हो गया था, फिर उसके बाद मैंने 3.0 में जो है फिर खुद से ही जो है मैंने स्टडी किया, और मैंने उस समय टीचिंग परीक्षा पे एक ईसा मैम करके थी जो हिंदी की अच्छी तैयारी कराती थी, तो वहाँ से मैंने जो है हाँ, उनका एक क्लास लेता था पर डे, जो मुश्किल से 40-45 क्लास मैंने लिया था। उसके बाद खुद से अपनी जो बुकें थी उसको पे फोकस किया, और इस तरीके से बाकी एसएसटी के लिए मैंने जो है थोड़ी बहुत ऑफिसर्स एकेडमी जो एसएसटी की बैच थी उनकी, वो मैं पिछला नोट्स उनका था जो मैं 2.0 में बनाया था, उसकी हेल्प लेकर मैंने जो है इस तरीके से पूरी तैयारी की, और इस तरीके से मेरा हो गया। तो ये पूरा सफ़र मेरी 3.0 में चयन करने का ये पूरा सफर रहा है। ये तो रहा मेरा जो भी शैक्षणिक अनुभव रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हो सकता है ये आपके साथ भी ये सभी चीज़ें अनुभव हुआ हो। आपको लगता होगा कि ये चीज़ें नकारात्मक रूप से आप भी लेते होंगे, जो मैं भी लिया करता था। तो पहले जो शैक्षणिक जीवन या जो विद्यार्थी जीवन होता है, इसमें सबसे 2-3 घटनाएँ बहुत जो है ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित करते हैं, कि ये जो एज होती है पढ़ने की भी एज होती है, अपने भविष्य को सुधारने की भी एज होती है, और इसी में हमारा एक और जुड़ा हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ जाते हैं, जो प्रेम प्रसंग हो जाते हैं, जो लगता है कि यार ये सब चीज़ें शायद हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा, और आप भी काफ़ी डिप्रेशन में होते होंगे, तो सबके साथ अनुभव होता है, ये अनुभव भी ज़रूरी है कि क्योंकि ये अनुभव ही जीवन में आगे एक नया रुख देते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इन अनुभवों को कभी नकारात्मक मत लीजिए। जो भी ज़िंदगी का अनुभव है कभी नकारात्मक मत लीजिए। ये सभी अनुभव जीवन में आगे हमको जो है एक अ, एक अच्छा परिवार बनाने, एक अच्छा जो है क्या कहते हैं, एक सभ्य समाज को निर्माण करने में सभी हमारे अनुभव एक ना एक दिन काम आएगा। अभी आपको ये सभी अनुभव जो है जीवन में लग रहा होगा कि ये सभी बेकार अनुभव थे। तो बस यही कहना चाहते हैं कि यदि आप कभी भी ये अनुभव हो तो बस यही जो भी आपका साथी हो, जो भी आपका जो है क्या कहते हैं रिलेशनशिप, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, बस यही है कि आप उनसे चीज़ों को आप खोल कर समझा दें, या फिर बता दें कि मेरा ये लक्ष्य है, और मेरा जीवन में ये जिम्मेदारियां हैं, ये मेरे परिवार की सिचुएशन है। यदि आप भी इस सिचुएशन में शामिल होना चाहते हैं, आपको भी लगे कि ये सिचुएशन हमारे साथ झेल पाएंगे, ये तो ठीक है, आप दोनों अपने सफर की शुरुआत करिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लक्ष्य में बाधा बन रहा है, तो ठीक है, आप वही करिए जो लोग करते हैं कि रिश्ते को खत्म कर दीजिए, बस यही है। बाकी यही है कि कभी भी इंसान, कभी कोई भी ना परफेक्ट होता है, ना अ, इंसान को जो उम्मीद भी करनी चाहिए कि कोई भी सामने वाला इंसान बिल्कुल परफेक्ट है। तो ठीक है, अपना एडजस्ट करिए। बस यही है कि आपका जो मेन टारगेट मुझे 8 घंटा पढ़ना है, इसके साथ आप जो भी करिए सब बेहतर है, सब अच्छा है। तो ये हुआ। बाकी जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोग क्या कहेंगे, आप
जीवन में इतना सब कुछ गंवा चुके हैं, आप एक असफल व्यक्ति के रूप में बेरोजगारी झेल रहे होते हैं, उस समय लोगों का आपके तरफ हे दृष्टि से देखना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि जब मैं पॉलिटेक्निक करके आया तो गांव में मैं आप देख सकते हैं कि ये एक मेरे साथ झोला हुआ करता था। इसी झोले में मैं जो है रोज अपनी कॉपी वगैरह लाता था। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसी जगह मैं बैठता था। तो मैं ऐसे ही उस समय एक मैं ऐसे सिंपल सा लोअर डालकर टी-शर्ट डालकर आता था। तो लोग हमारे गांव के भी बोला करते थे कि मतलब जो है ये पॉलिटेक्निक करके जो है इतना पढ़ लिख कर भी यही सब कर रहा है, गांव में आके अपना फालतू 1-2 घंटा बैठता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर साथ में मैं यहाँ पे जब बच्चों को फ्री कोचिंग कराता था तो यही बोलते थे कि जो है क्या मतलब इतना पढ़ लिख कर के तुम छोटे छोटे बच्चों को ये सब चीजें पढ़ा रहे हो। तो अम, मुझे उस समय एक डिमोटिवेशन होता था कि भाई सब कर क्या ही कर रहा हूँ ज़िंदगी में और कहाँ भटक रहा हूँ। पर मुझे लग रहा था यार ये काम ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में ये होता है कि आप सफलता का जो पैमाना होता है आप कभी निश्चित नहीं कर सकते हैं। एक सफल व्यक्ति वही है जो जीवन में अपने खुद के जीवन में शांति और खुशी स्थापित करे। लेकिन जो नौकरी होती है आपको जब आपके पास है नहीं तो आपको लगता है कि शायद यही एक परम लक्ष्य है, यही हाँ यही शायद परम सत्य है, इसी को पालेंगे तो जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। पर बहुत लोग आप देखते होंगे काफ़ी जो इस जॉब में जुड़े हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनके जीवन में भी काफ़ी अशांति होती है, काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि वो जीवन में जो है वो अपना जो उनका एक छोटा सा लक्ष्य बनाया था उसको पूरा हो गया। उसके बाद वो सोचते थे कि यही जीवन है, और फिर जीवन धीरे धीरे एक बेरुखा लगने लगता है कि यार कि अब इसी के लिए मैंने मेहनत किया था क्या। तो इसलिए मेरे शुरुआत से ही मैं थोड़ा सा जो है तो शुरुआत से यही मेरे दिमाग में था कि कुछ यार करेंगे, बड़ा करेंगे, कुछ समाज के लिए करेंगे। क्योंकि जितना मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा या फिर मैं जितना आध्यात्मिक गुरुओं को पढ़ा है, ओशो को पढ़ा है, उनको सुना है, उनको जाना है, तो यही लगा कि जीवन में जो है मुक्ति बहुत ज़रूरी है। मुक्ति का अर्थ सिंपल सा है कि अपने जीवन में जो है एक एक ऐसी शांति लाना जो परमानेंट हो, ना कि कोई रेडीमेड हो कि किसी मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारा में गए और 2 मिनट की शांति मिला, घर में फिर वही कोलाहल, फिर मन में वही विचारों का जो है तरंग, दिन रात टेंशन, तनाव। तो इसे लगा कि जीवन में कुछ ऐसी शांति लाया जाए, कुछ ऐसी मुक्ति लाया जाए जो आनंद, जो परमानेंट रहे। तो इसके लिए एक ही रास्ता है जो कि सेवा, कि बिना सेवा के जब आप सेवा किसी का करते हैं निस्वार्थ, तो आपके अंदर के जो आपके अंदर जो इच्छाएं होती हैं, लोभ होता है, मोह होता है, स्वार्थ तो खत्म होता है, और आप फिर एक बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी की तरह बिल्कुल बनते हैं, जो जीवन में आपके अंदर एक स्थिरता लाती है, एक शांति लाती है। तो यही एक रास्ता है कि आप खुद को जितना खाली करेंगे उतना आप अंदर से भरते जाएंगे, उतना आपके अंदर खुशी भरती जाएगी। और ये भी है कि एक हम अपने देश से यदि प्यार करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बस इतने पे नहीं ठप हो जाती कि जो है बस स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस के दिन आप झंडे रोड़ कर लड्डू बांटें और स्टेटस लगाएं। बल्कि ये हमारी एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो है जो भी हम जिस पद पे हैं, यदि हम शिक्षक हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। साथ में यदि हम को और मेरे पास एक्स्ट्रा समय है तो मैं समाज को और बेहतर करने में अपना योगदान दूँ। तो जैसे कि यदि मैं अपने जितने भी अपने देश के जो भी ऐसे बच्चे हैं या फिर जो भी ऐसे समाज से आते हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, यदि उनको मैं शिक्षा दूंगा तो हो सकता है अपना अपना ही देश सुधरेगा, अपना ही जो है अपना समाज सुधरेगा। और धीरे धीरे फिर जब क्योंकि अगर गांव के आपके घर के बगल में अगर आग लगी होगी तो आप बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद के घर को आग से बचाने के लिए दूसरे के घर को आग से भी बचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तभी आपका भी घर सुरक्षित रह जाता है। तो इसलिए मेरा यही एक मन है कि या फिर कि आगे जो भी मैं इस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें समाज से जुड़ा हूँ उसके लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, जिस देश से जुड़ा हुआ हूँ उसके लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। और जो मेरा खुद का एक लक्ष्य है कि मुक्ति या जीवन में शांति, उसको अपनी सेवा के माध्यम से जो है चीज़ों को स्थापित कर सकूँ। तो बस यही है, बाकी यही है कि अंतिम में 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि यार आपके भी जीवन में इस तरीके से हाँ, संभावनाएँ आती हैं तो आपके अंदर भी आपके भी जीवन में इस तरीके से लोग ताना मारेंगे तो ठीक है, सुनते रहिए। मैं भी सुनता था यार कि क्या ही कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है जो मैं कर रहा था अच्छा कर रहा था, तो आप भी बस यही करिए कि मुझे मेहनत करना, बाकी दुनिया जो भी बोले उसको स्वीकार करिए। क्योंकि आपके पास इस समय अगर दुनिया से लड़ने में अपनी ऊर्जा खराब करेंगे तो फिर आप अपनी लड़ाई में हार जाएँगे। इसलिए जो उनको सुनते हुए भी आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएँ और मेहनत पे विश्वास करिए। मेरा जो अनुभव रहा है, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैंने
बिना 1 रुपया घूस के मैं गाँव में रहकर जो है इस कंडीशन में आप देखे होंगे मैं रहकर भी तैयारी किया हूँ और बिना किसी घूस, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के मैंने जो है ये गवर्नमेंट जॉब लिया है। तो यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी तो यही है कि बस आप मेहनत करते रहिए यार, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। इस पूरी वीडियो का बस यही एक लक्ष्य है कि मैं भी गाँव में रहकर तैयारी किया, मैं भी आपसे ज़्यादा ताना सहा, मैं भी काफ़ी रास्तों में भटका, इधर-उधर तैयारी किया और फिर हाथ में कुछ हासिल नहीं हुआ। अंततः मेरा एक लक्ष्य फिक्स किया कि मुझे ये करना है और फिर अंततः मेरा हो भी गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही रखते हैं। आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, थोड़ा लगा होगा कि आपका अनुभव मेरा अनुभव बिल्कुल सेम है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।